नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अम्बू शर्मा है और मैं आप लोगों के समक्ष आज जो विषय लेके आया हूँ उस विषय का नाम है भारत नेपाल के रिश्ते। जैसा कि आप सभी लोगों को ये जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले कह सकते हैं, नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 से 5 जनवरी तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा पे थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। जैसे कि भारतीय रॉकेट से नेपाली सैटेलाइट को लॉन्च करना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें विकसित करना और भूकंप के बाद राहत आपूर्ति के लिए 1000 करोड़ रुपए तक की देने की बात कही गई है। लेकिन इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हुए एक समझौते की चर्चा सबसे ज़्यादा है। इसके तहत भारत अगले 10 साल के अंदर नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा। ये अभी तक का नेपाल के साथ किए गए सारे समझौतों में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समझौता है कि भारत सरकार ने फैसला किया है और एक समझौता किया है कि अगले 10 साल के अंदर नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का इंपोर्ट करेगा और नेपाल के अंदर जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश करेगा। इसकी सफलता के लिए दोनों देशों को मिलकर बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए एक काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत होगी और यह समझौता सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और रणनीतिक अर्थ भी खोजे जा रहे हैं। 2015 की बात करें, 2015 की कथित नाकेबंदी, नक्शा विवाद जैसी कुछ घटनाएं बीते सालों में भी हुई हैं, जिससे भारत और नेपाल के बीच में दूरियां बढ़ी है। ऐसे में चीन ने आगे बढ़कर नेपाल में निवेश किया, जिससे भारत को बहुत असहजता भी हुई। लेकिन अब इस समझौते से भारत और नेपाल अपने बीच के रिश्तों को सामान्य बना रहे हैं। सवाल यह है कि इस समझौते की भारत के लिए क्या अहमियत है? क्या नेपाल में बढ़ते चीन के प्रभाव को भारत कम कर पाएगा? तो आज इसी के दौरान हम खास करके इस समझौते में जो हाइड्रो पावर समझौते की जो बात हो रही है उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे उस पे बात करते हैं। इस साल मई जून में जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत दौरे पर आए थे, तब भारत ने नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने की के समझौतों को हरी झंडी दे दी थी। यह समझौता 25 साल के लिए है। उस दौरान इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे, लेकिन इस काम को विदेश मंत्री की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पूरा कर लिया गया। सिक्किम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर महेंद्र पी लामा का कहना है कि इस समझौते के बाद भारत नए रोल में आ गया है। वो कहते हैं कि पिछले 10-15 सालों में भारत और दक्षिण एशिया के देश बिजली पैदा करने के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। इन सालों में भारत ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच कई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई हैं, ताकि आसानी से बिजली का आदान प्रदान किया जा सके। इससे बड़े पैमाने पर इन देशों में, पड़ोसी देशों में काफ़ी बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। प्रोफेसर लामा कहते हैं 10,000 मेगावाट बिजली का समझौता तो कुछ भी नहीं है। वो सोचते हैं अगले 20 साल में 1 लाख मेगावाट बिजली का इन पड़ोसी देशों के बीच व्यापार होने की संभावना है, जिससे ये देश एक दूसरे के करीब आएंगे और सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर भी मार्केट में उतरेंगे। नेपाल की पनबिजली ताकत को भारत इस समझौते की मदद से आगे ले जाना चाहता है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर श्री संजय भारद्वाज जी के जो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आए हैं
मैं उनकी बात अगर करूं तो उनका कहना ये है 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नेपाल और सबसे पहले भूटान और फिर नेपाल गए थे। सबसे पहले भूटान और फिर नेपाल गए थे। तब उन्होंने कहा था कि पहाड़ के पानी और जवानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनका कहना था कि वे पहाड़ के पानी और जवानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। वो कहते हैं पहाड़ के पानी के इस्तेमाल न सिर्फ सिंचाई के लिए बल्कि हाइड्रो पावर पन बिजली प्रोडक्शन के लिए भी किया जाए और भारत के अंदर विकास के काम में नेपाल की वर्कफोर्स मैन पावर का इस्तेमाल किया जाए। प्रोफेसर भारद्वाज कहते हैं कि नेपाल के पास पन बिजली उत्पादन का जितना पोटेंशियल है, फिलहाल वो उसका सिर्फ और सिर्फ मात्र 2% ही इस्तेमाल कर पा रहा है और भारत इसे आगे ले जाना चाहता है। भारत नेपाल की बिजली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आसानी से कर सकता है, जहां 50% बिजली की अभी भी ज़रूरत है आने वाले भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखते हुए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि देश में अगर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अगर कोई काम हो रहा है या जो दिख रहा है नॉर्थर्न रीजन में, तो चूँकि वो उत्तर प्रदेश ही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के काफ़ी सारे राज्यों को पीछे छोड़ के अर्थव्यवस्था में एक चोटी पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, लखनऊ में, और ये चीज़ों को मैं भली भांति से गौर कर पा रहा हूं। चलिए विषय पर आते हैं। अब इन समझौतों पे जब हस्ताक्षर हुए हैं तो चीन को किस तरह का मैसेज जाएगा, चीन को ये कैसा जवाब गया होगा। चीन भी इस समझौतों पर पैनी नज़र बनाए हुए ही होगा, जो कि चीन जैसे नेपाल हमारा पड़ोसी, कह सकते हैं चीन भी नेपाल का पड़ोसी। तो अब चीन को जवाब कैसे गया होगा उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और इन पांचों राज्यों की कुल मिलाकर 1800 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा नेपाल के साथ सटा हुआ लगता है। रणनीतिक तौर पर नेपाल की अहम भूमिका है क्योंकि उसके आगे तिब्बत और फिर चीन बैठा हुआ है। भारत के साथ नेपाल के बिजली ट्रांसमिशन को लेकर हुए समझौते पर काफ़ी पहले से चीन आपत्ति करता आया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज की बात करें तो उनका कहना है हिमालय से खतरा भारत पे लगातार बना हुआ है। ऐसे में अगर चीन नेपाल में अपना दखल बढ़ा देगा तो भारत पर सीधा खतरा बढ़ जाएगा। अगर चीन नेपाल और भूटान में आकर बैठ गया तो चीन को भारत पहुंचने के लिए बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ेगी। वो आगे कहते हैं अगर तिब्बत में कोई समस्या आती है तो ऐसे में उसे सबसे ज़्यादा समर्थन नेपाल से ही मिल सकता है। चीन कोशिश कर रहा है कि वो नेपाल में अपना प्रभाव बनाए रखे ताकि तिब्बत में आने वाले किसी भी संभावित संकट से आसानी से निपटा जा सके, क्योंकि इससे ज़्यादा चीन को नेपाल से कोई फायदा दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लामा कहते हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत हर तरह से मदद करने को तैयार है। हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं भारत नेपाल और भूटान को हमेशा से बोलता रहा है कि आप दक्षिण की तरफ देखिए, उत्तर की यानी चीन की बात ही मत कीजिए, और आपको जो सुविधा, जो कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए हम सदैव तैयार हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ जब उनकी भारत यात्रा हुई तो इन मुद्दों पे बहुत जोर दिया गया। अब आप बात करें चीन को जवाब कैसे जाता है, हमने बात की है, लेकिन नेपाल में चीन का प्रभाव भी समझना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को जब हम एक बार एक जगह लेके बैठेंगे और उसके बारे में जब हम एक निष्कर्ष निकाल लेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा पहलू है कि नेपाल में चीन का प्रभाव क्या है। चीन नेपाल का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है।
चीन नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार 180 करोड़ अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा का है, जिसमें चीन जाने वाले नेपाली सामान की कीमत लगभग 80 लाख डॉलर है। चीन ने अपने यहाँ 8,000 से ज़्यादा नेपाली प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एंट्री दी हुई है। दशकों से चीन नेपाल में निवेश कर रहा है। पिछले 23 सितंबर को नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड चीन के 7 दिवसीय दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने चीन नेपाल के बीच 12 करार पर हस्ताक्षर किए। इसमें कृषि, मछली व्यापार, हिल्सा सिमकोट रोड प्रोजेक्ट और नेपाल चीन ग्रिड इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट पर समझौता भी शामिल था। हालांकि इस यात्रा के दौरान चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का जिक्र नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चीन की कंपनी CMCI की मदद से बनाया गया था। 2017 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने नेपाल को लोन दिया था। प्रोफेसर लामा आगे कहते हैं, भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, भौगोलिक, पर्यावरण, लोगों की एक दूसरे से रिश्तेदारी, व्यापार, पर्यटन जैसे अहम रिश्ते हैं जिनका मुकाबला चीन कभी नहीं कर सकता। लाखों लोग एक दूसरे के देशों में रहते हैं, इसलिए नेपाल का झुकाव भारत की तरफ बहुत नेचुरल है, प्राकृतिक है। वो कहते हैं, नेपाल में चीन का बढ़ रहा प्रभाव ज़्यादातर प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसे हमें बचना चाहिए। 10,000 मेगावाट बिजली के समझौते की बात करते हुए प्रोफेसर भारद्वाज कहते हैं कि चीन की बजाय भारत नेपाल के लिए नेचुरल मार्केट है। वो कहते हैं, चीन ने तिब्बत में पहले ही पनबिजली परियोजना लगाई हुई है। वहाँ पहले से ही बिजली सरप्लस है। ऐसे में बिजली तिब्बत या चीन नहीं ले जाई जा सकती, इसलिए भारत के जरिए दूसरे देशों में नेपाल बिजली बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता है। हाल के दिनों में अगर नेपाल के साथ विवादों की घटनाओं पे अगर एक प्रकाश डालें, पिछले 10 सालों में नेपाल के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। 2014 में PM बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी नेपाल भी गए थे। 2015 में नेपाल ने भारत पर अघोषित नाकाबंदी करने का आरोप लगाया। इस दौरान नेपाल में कुकिंग गैस, पेट्रोल और दवाओं समेत रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों की भारी किल्लत हो गई थी और दोनों देशों के बीच में कड़वाहट भी काफ़ी हद तक बढ़ गई। अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद औपचारिक रूप से देश का एक नक्शा जारी किया। इस नक्शे में उत्तराखंड और नेपाल के बीच स्थित काला पानी और लिपुलेख को भारत के अंदर दिखाया, जिसे लेकर नेपाल ने विरोध किया। साल 2020 में नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें लिम्पियाथुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया, जबकि भारत इसे अपना उत्तराखंड राज्य का हिस्सा मानता रहा। इसके बाद 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड के धारचूला से चीन सीमा पर लिपुलेख तक एक सड़क मार्ग का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए लिपुलेख पर अपना दावा दोहराया। जून 2023 में भारत के नए संसद भवन में भारतीय उपमहाद्वीप की लगाई गई एक तस्वीर से नेपाल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस तस्वीर में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी को भी दिखाया गया। वहीं नेपाल लुम्बिनी को एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नेपाली नक्शे में दिखाता है। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए अभी हाल के दिनों में विदेश मंत्री S जयशंकर जी का नेपाल दौरा और वहाँ पर किए गए काफ़ी ये बड़े समझौते, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बड़ा रोल निभा सकता है दोनों देशों के रिश्तों में। और साथ साथ में जो हमने उतार चढ़ाव दोनों देशों के बीच में देखा है, उसमें काफ़ी कमियां देखने को मिल सकती है। और चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भी ये कदम भारत के लिए तो बहुत ही अहम है
और अगर नेचुरली अगर देखा जाए, प्राकृतिक अगर देखा जाए, तो ये नेपाल के भी हित में है, क्योंकि हमें भी पता है चीन का किस तरह से किन देशों में, खासकर छोटे देशों में घुसने के बाद प्रभाव किस तरीके से बढ़ जाता है। नेपाल को अगर इस चीज़ को समझना होगा और किसी को भी समझना होगा तो पाकिस्तान से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। तो आज का जो विषय था भारत नेपाल के बीच रिश्ते, और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, और फिर अगले दिन हम लोग किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, जियोपॉलिटिकल विषय पर। और तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।